हेलो एवरीवन। आज मैं आपको जो हमने पिछली लेक्चर में एक्टिव अर्थ प्रेशर की थ्योरी पढ़ी थी और देखा था कि किस किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और एंड में देखा था अगर वाटर टेबल हो तो एक्टिव अर्थ प्रेशर हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसको आज हम एक न्यूमेरिकल जो ईएससी मेंस 2000 में आया हुआ है उस न्यूमेरिकल से समझेंगे, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और इस न्यूमेरिकल में एक चीज मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं जो पेपर में नहीं पूछी गई थी, पर मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि कंसेप्ट की पूरी क्लैरिटी हो जाए। ये सिर्फ न्यूमेरिकल ना हो बल्कि और नई चीजें सीखने का एक जरिया हो। तो इसलिए जैसे हर बार के लिए होता है 10 सेकंड्स के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आप अपनी तरफ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। जिस तरीके से आप, अगर मेरी थ्योरी अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो एक चीज जो है वो मैं अपनी तरफ से मैंने ऐड करी है। थोड़ा सा वो मैथ का एक कंसेप्ट लगता है उसमें, जो एंड में मैं लाइन ऐड कर रहा हूँ उसमें, टू कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ द एक्टिव अर्थ प्रेशर। उसमें हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए अगर आपको एक्चुअल फॉर्मूला नहीं आता सीजी निकालने का, जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं जैसे ट्रेपेजॉइड का, तो वो मैं आपको क्लियर कर ही दूंगा। पर उसके अलावा जो बाकी का क्वेश्चन है वो मैं चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करिए। और अगर नहीं हो रहा तो पिछले लेक्चर को दोबारा से देखिए। ये उसके बाद जो मेरी अप्रोच है वो आप सिर्फ अप्रोच देखिएगा, पर सॉल्व आप अपनी तरीके से ही करिए। आप अपनी तरफ से एक बार इसको सॉल्व जरूर करिए, पूरी कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की। उसके बाद मैं ये क्वेश्चन तो आपके साथ डिस्कस करूंगा ही करूंगा, ठीक है। तो 10 सेकंड्स के लिए, नहीं 10 नहीं, 5 सेकंड्स के लिए, 5 इज इनफ, क्योंकि आपने तो पॉज करके करना है क्वेश्चन, राइट। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि आपका 5 सेकंड्स के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं। तो 5 सेकंड्स के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बड़ा ही ये आसान क्वेश्चन है, राइट, अगर हम सही अप्रोच को फॉलो करें तो। थोड़ा लेंदी जरूर है, राइट। सही अप्रोच को फॉलो करते रहें, सही स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहें, जैसे मैंने आपको सिखाया था वैसे आप कैलकुलेट करते रहो, देन इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन बहुत इजी होता है, अप्रोच हमारी सही होनी चाहिए, राइट। नाउ इस क्वेश्चन को अगर हम करने लगे तो एक चीज जो डेफिनेटली हमको दिख रही है कि हमको गामा दिया नहीं हुआ। पहले ड्राई है, फिर वाटर टेबल आ गया 3 मीटर तक, वॉल के 3 मीटर नीचे तक, मतलब ग्राउंड लेवल के 3 मीटर नीचे तक तो ड्राई है, देन इट इज वाटर टेबल आ गया फिर, ठीक है। सैंड है, सैंड है ये 3 मीटर तक ड्राई, उसके बाद वाटर टेबल 7 मीटर वाला, ठीक है। इसमें गामा हमको दिया नहीं हुआ, सैंड का कितना गामा है, ना ही ड्राई का और ना ही वाटर टेबल वाली जो वेट है उसका गामा दिया नहीं हुआ, तो गामा तो निकालना पड़ेगा ही। क्यों? क्योंकि इधर ऐसे कितना प्रेशर लग रहा है, एक्टिव प्रेशर हमारे इस केस में हमको कहा गया कैलकुलेट करने के लिए कितना लग रहा है इस साइड, वो कैलकुलेट करने के लिए हमको सिग्मा कितना लग रहा है, वर्टिकल प्रेशर कितना लग रहा है सॉइल का, वो पता होना चाहिए। और वो पता करने के लिए आपको पता कि हमको गामा यूनिट वेट ऑफ सॉइल वो पता होना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं दिया हुआ, पर डेटा जरूर गिवन है जिससे हम वो गामा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करते हैं कैलकुलेट। देखिए मैं अभी फिलहाल साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, पर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे गेट वाली साइंटिफिक कैलकुलेटर का। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत जरूरी है हर एक छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी चीज की प्रैक्टिस, ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एंड में बड़ा रिजल्ट लाती हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है ना। ड्राई के केस में गामा डी डेटा हमको गिवन है, बड़े ही आसानी से चैप्टर 1 में जो हम फॉर्मूलाज पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल वाले चैप्टर में, उससे हम गामा डी गामा डैश कुछ भी निकाल सकते हैं। गामा डी निकालते हैं, गामा डी विल बी इक्वल टू जी, जी 2.65 गिवन है जी। गामा डब्ल्यू नहीं दिया तो कितना लोगे 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, जी गामा डब्ल्यू बाय 1 प्लस ई इज 0.65।
From here, gamma D will come out to be 2.65 into 9.81 divided by 1.65. It comes out to be 15.755. राउंड ऑफ करोगे दो डेसिमल तो 15.76. राउंड ऑफ की टेक्निक्स जैसे कि मैंने आपको सिखाई थी, आपको पता होनी चाहिए. 15.76. अगर एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको चाहिए, 15.76 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एक छोटी छोटी चीज बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है, राइट. इस बात का ध्यान रखना. गामा डी नीचे वाटर टेबल के नीचे मैंने आपको सिखाया था, सॉइल सॉलिड्स का अलग कैलकुलेट करेंगे और वाटर का अलग कैलकुलेट करेंगे. सॉइल सॉलिड्स का अगर कैलकुलेट करना है तो सॉइल सॉलिड कितना प्रेशर लगा रहे हैं, कौन सा गामा डिटरमिन करेगा, गामा सेट या गामा डैश. किसकी बात कर रहा हूं मैं, सॉइल सॉलिड्स की. वो कितना प्रेशर लगा रहे हैं, तो क्या गामा डैश. गामा डैश गामा डैश इज इक्वल टू G minus 1 1.65 गामा W 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस E. तो 1.65 कट गया 9.81 सीधा 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. दिस इज गामा डैश. गामा डी पता, गामा डैश पता है, तो गामा जो कि सिग्मा निकालने के लिए चाहिए वो हमको पता लग गया. अब तो डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशन है, राइट. तो ग्राउंड पे लेट्स चलो वो भी कैलकुलेट करते हैं, उसकी जो डायग्राम वो बनाते हैं, पर उससे पहले एक और चीज हमारे पास नहीं है, दैट इज KA, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर. बड़ा ही आसान फॉर्मूला है उसका, tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 5/2. और जो मैंने आपको याद रखने के लिए कहा था, दैट वाज 1 माइनस साइन 5 बाय 1 प्लस साइन 5. लिखते हैं KA इक्वल टू 1 माइनस साइन 5 साइन 30.5 divided by 1 plus sin 5 1 plus sin 5. this comes out to be 1 by 3. इसको ज्यादातर 0.33 करके सॉल्व किया जाता है, पर नहीं, हम के को 1 by 3 रख के ही सॉल्व करेंगे क्योंकि उससे एक्यूरेसी बढ़ेगी. और ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही ये ना बहुत ही पॉपुलर एंगल है. कौन सा, 30 डिग्री. 30 डिग्री की कॉरस्पॉन्डिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के 1 by 3, आपको याद रखना है. और आगे हम पढ़ेंगे केपी, कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर. जब मैं आपको पैसिव अर्थ प्रेशर पढ़ाऊंगा तब केपी कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर वो भी पढ़ाऊंगा. केपी इज इक्वल टू 3 फॉर 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री, वो भी आपको याद रखना है. उसकी बात वहां भी करेंगे, पर कहने का ये मतलब है दैट 5 इक्वल टू 30 डिग्री बहुत ही पॉपुलर एंगल है ये. इसके कॉरस्पॉन्डिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केपी, जो हम आगे पढ़ेंगे, ये आपको याद होनी चाहिए अगर टाइम बचाना है. एंड टाइम इज ए वेरी वेरी स्केर्स रिसोर्स इन योर एग्जाम, ध्यान रखना इस बात का. के व्हाट इज के, 1 by 3. ठीक है, नो के आ गया. अब तो हमको डायग्राम ही बनानी है इसकी, और कुछ नहीं, सिंपल डायग्राम. ऊपर देखिए, इधर हियर करना क्या हमको, पहले हमको गामा जेड, जहां पर देखिए हमको पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जहां पर कोई ना कोई डिफरेंस आ सकता है इन द प्रेशर डायग्राम. उन पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हम लिख लेंगे व्हाट इज द प्रेशर, एंड डेफिनेटली फ्रॉम देयर वी विल फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल एक्टिव थ्रस्ट और एक्टिव अर्थ प्रेशर फोर्स, जो मर्जी आप कह लो. तो पॉइंट्स जो इंटरफेस वाले पॉइंट है कौन कौन से हैं, एक ये वाला पॉइंट शुरुआत वाला, फिर यहां पर वाटर टेबल आ गया ना, एंड फिर एंड वाला. ये 3 पॉइंट्स हैं इंटरफेस वाले. यहां पर हम कैलकुलेट कर लें, उसके बाद तो एक लीनियर वेरिएशन आएगी, वो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, राइट. वो हम डायग्राम तो बना लेंगे, पर ये जो ये वाले 3 पॉइंट्स है ना, इन 3 पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमको चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर, जो इस साइड लग रहा है, इस साइड, राइट, टुवर्ड्स द वॉल. तो सबसे जो ऊपर वाला पॉइंट है, इसमें वैसे तो कितना, अगर हम वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाते कि वर्टिकल प्रेशर कितना है, राइट, इफेक्टिव वाला, ऑफ कोर्स
वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाते तो इस पॉइंट पे कितना आना था, व्हाट वाज, जो ऊपर से सर चार्ज लग रहा है वो ही आना था, व्हाट वाज द प्रेशर, कितना 14, जो ऊपर से सर चार्ज आ रहा है 14 आ जाता, राइट। तो क्योंकि मैं आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं इसलिए मैं पहले जो वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है वो भी साथ में बनाऊंगा। एक एक चीज क्या आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ, एग्जाम में आपको नहीं बनानी, एग्जाम में आपको टाइम सेव करना अपना, और वो टाइम्स कैसे सेव होगा, ऐसे तो है नहीं कि मतलब हम इधर करते रहे उधर ना करें ना, कैसे टाइम सेव होगा, वो प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वो आपको करनी है, उससे आपका टाइम सेव होगा, राइट। नाउ टाइम सेव हमको करना है पर एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, और वो तभी होगा जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया इधर ही बना देता हूं मैं, क्योंकि स्पेस मेरे को काफी चाहिए होगी। देखिए पहले मैं इस साइड हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल टॉप वाला ये 3 मीटर एंड दिस 7 मीटर, टोटल 10 मीटर इसकी लेंथ है। हर एक पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने अलग अलग लेवल बना लिए। अब सबसे पहले, क्योंकि ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाऊंगा, हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर करनी है क्योंकि मुझको। तो 14 वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम सिग्मा वी बना रहा हूं मैं, 14 इधर कितना 14, ओके। नाउ 14 इधर लग रहा है, सिग्मा वी की डायग्राम बना रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा 14। फिर नीचे जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगा तो गामा डी इंटू 3 ये ऐड हो जाएगा 14 में, 14 प्लस गामा डी कितना है 15.76, 15.76 इंटू, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये बना के फिर ये बनाऊ ना, ऐसे नहीं, टाइम भी तो सेव कराना मेरे को एग्जाम में आपका, तो इसलिए ऐसे नहीं, इधर साथ ही साथ इधर, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। तो 14 इधर, 14 इधर, इस साइड अगर ट्रांसफर करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये तो जो ऊपर से लग रहा है, अब इस साइड ट्रांसफर करना क्या करना पड़ेगा, के ए से मल्टीप्लाई, 14 इंटू के ए, व्हाट इज द के 1/3, सो 14 इंटू 1/3 दैट इज 4.67, तो 4.67 यहां पे वैल्यू आ गई हमारी। इधर इधर साथ साथ चलाएंगे हम, नीचे गए गामा डी इंटू 3 ऐड कर दो 14 में, 14 प्लस गामा डी कितना है 15.76 इंटू 3, 61.28, 61.28, ये वैल्यू जो 61.28 इधर आई है ना, इसको 61.28 इधर, इसको इधर ट्रांसफर करना है, ऊपर से लग रही है इसको इस साइड, जो वॉल पे लगे इस साइड इधर ट्रांसफर करना, क्या करना पड़ेगा, इस 61.28 को 1/3 से मल्टीप्लाई, किससे, के ए से मल्टीप्लाई 20.43, इसको इस के ए से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया 20.43, 20.43 लीनियर वेरिएशन होती है सिग्मा बी की, आपको पता है लीनियर वेरिएशन, और यहां पर भी वैल्यूज वो जो वेरिएशन है वो लीनियर ही फॉलो करेगी, क्यों, क्योंकि इसमें सिग्मा वी और जो एक्टिव अर्थ प्रेशर वाली डायग्राम है, इन दोनों में कोफिशिएंट का डिफरेंस है के ए का, मल्टीप्लाई कर रहे हैं के ए 1/3 जो है, उस कोफिशिएंट का फर्क है, एक कांस्टेंट है 1/3, उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेरिएशन वो सेम है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि इसकी लीनियर वेरिएशन है ये आपको बताइए, इसीलिए इसकी भी लीनियर वेरिएशन है, बस बात ये है, ये सिग्मा भी वर्टिकल प्रेशर को डिनोट कर रहा है, पर जो ये है एक्टिव अर्थ प्रेशर वाली डायग्राम, ये इस साइड जो प्रेशर लग रहा है उसको डिनोट कर रही है, दिस प्रेशर, राइट। नाउ अब हम नीचे जाएंगे, ये किसकी डायग्राम बना रहा हूं मैं, सिग्मा वी बार इफेक्टिव अर्थ प्रेशर की। नाउ 61.28, अब
और नीचे जाऊंगा। इस पॉइंट पे जब मैं जाऊंगा तो 61.28 में ऐड करूंगा मैं क्या, 7 इंटू गामा डैश, 7 इंटू गामा डैश 9.81, इट इज 129.95। 129.95। एक बात आपने अगर ध्यान से नोटिस की होगी कि मैंने यहां पर जो इसकी स्लोप है ये ऐसे जा रही थी, स्लोप को कम कर दिया, ऐसे ना ले जाकर या ऐसे दूर ना ले जाकर इसको कम कर दिया, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे जा रही थी इसको ऐसे कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले तो फॉर 1 मीटर द रेट ऑफ इंक्रीज की बात कर रहा हूं मैं, फॉर 1 मीटर जो प्रेशर इंक्रीज कर रहा था दैट वाज 15.76, पर अब फॉर 1 मीटर 9.81 इंक्रीज कर रहा है। इतने का डिफरेंस हो गया, अप्रॉक्स 6 पॉइंट समथिंग का या 5 पॉइंट समथिंग का डिफरेंस हो गया। तो इसलिए क्योंकि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर वो डिक्रीज होगी, पहले फॉर 1 मीटर इट वाज इंक्रीजिंग 15.76, अब 9.81, इसलिए इसकी स्लोप को मैंने कम कर दिया, राइट, सिग्मा वी बार की। अब 20.4, अब ये वाली वैल्यू ऑब्टेन करनी है, कर लो। इस 129.95 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, this comes out to be 43.32, 43.32, 43.32, राइट। जैसे कि आपको पता है ये नीचे को लग रहा है और ये इधर लग रहा है, हियर। पर मैंने आपको बताया था कि जब वाटर टेबल आ जाए तब सॉलिड्स और वाटर को हम अलग अलग कंसीडर करते हैं। ये जो इधर वॉल के ऊपर प्रेशर लग रहा है ये कौन लगा रहा है? सॉलिड्स। ड्राई में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, पानी नहीं है। पर जब हम वाटर टेबल के नीचे आ गए, ये जो हमने प्रेशर बनाया है, सॉलिड्स लगा रहे हैं ये, पर वाटर उसका कंट्रीब्यूशन भी तो लो। हर साइड, पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझा था, हर साइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्लूइड का कितना होता है? गामा एच। तो वो भी तो ऐड करना पड़ेगा। ऐड इट, ऐड दिस गामा डब्ल्यू एच, दिस इज 9.81 इंटू 7। वाटर टेबल का कितना इफेक्ट है? इधर से लेके इधर तक 7 मीटर वाला इफेक्ट है वाटर टेबल का। अगर ऊपर होता तो 9.81 इंटू 10 होता, पर अब 7 मीटर वाला है, इधर से शुरू हो रहा है, वाटर टेबल इधर है, इट इज 68.67, 68.67। ये है जो वाटर लगा रहा है, ये वाली है जो सॉलिड्स लगा रही है। ऊपर इसके वाटर है ही नहीं तो 0, राइट। ये आपकी बनती एक्टिव अर्थ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। दिस क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद हमको क्या कैलकुलेट करना है? तो देखिए, अगर आपसे कहीं पर भी प्रेशर पूछ लिया जाए, कैसे कैलकुलेट करोगे? यू कैन डू इट। उस पर्टिकुलर पॉइंट का गामा एच कैलकुलेट कर लो। गामा एच कैलकुलेट करके उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? के ए से। सिग्मा वी बार कैलकुलेट कर लो, सिग्मा वी बार कैलकुलेट करके के ए से मल्टीप्लाई कर लो, आगे वैल्यू। अब अगर तो वाटर टेबल है, अगर वाटर टेबल नहीं है देन इट्स कोई बात नहीं, वही वैल्यू है जो आपने अभी निकाली है। पर अगर वाटर टेबल है जैसे इस केस में, फिर जो आपने सिग्मा वी बार को निकाल के ए से मल्टीप्लाई किया ना, उस वैल्यू में गामा डब्ल्यू इंटू एच भी ऐड कर दो। पर ध्यान दीजिए, ये वाला एच सिर्फ उतना ही एच होगा जो वाटर टेबल के नीचे है। मैं आपको कह दूं, यहां पर कैलकुलेट कीजिए, ग्राउंड लेवल से 5 मीटर नीचे। आप सब कुछ कैलकुलेट करके सिग्मा वी बार निकाल के उसको के ए से मल्टीप्लाई कर दो, और बाद में आप कह दो गामा डब्ल्यू एच ऐड करना है, गामा डब्ल्यू जेड ऐड करना है, तो 9.81 इंटू 5 कर दो। गलत। वाटर टेबल को उतना ही इफेक्ट लेना है जितना इस सॉइल के ऊपर वाटर टेबल है। कितना है इस केस में? अगर मैं आपको 5 मीटर पे कहूं तो कितना है? 2 मीटर। ध्यान दीजिएगा, ग्राउंड लेवल से है 5 मीटर, पर वाटर टेबल के नीचे तो 2 मीटर है ना, तो वाटर टेबल को उतना ही आपको लेना है फर्क। हाँ, अगर ऊपर होता फिर कर लेते, फिर 9.81 इंटू 5 मल्टीप्लाई करते हो, पर अभी नहीं।
इस केस में नहीं जो मैंने आपको अभी बताया, राइट नो। तो ठीक है, ऐसे कर लेंगे हम, ठीक है, ये बन गया आपकी। इसके बाद हमको क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द एक्टिव अर्थ थ्रस्ट। और एक चीज इस बात को नोट कीजिए, गेट में ऐसे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है और लोग कंफ्यूज हो गए थे। क्या क्वेश्चन आया हुआ था? क्वेश्चन आया हुआ था दैट व्हाट इज द एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हमको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। तो वो किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करना होता है ना। पर ब्रैकेट में लिख दिया था यू हैव टू रिपोर्ट योर आंसर, लिखा नहीं हुआ था ब्रैकेट में, बस लिख दिया था इन किलो न्यूटन पर मीटर। और हमको पता है किलो न्यूटन पर मीटर में क्या होता है, इट इज एक्टिव अर्थ प्रेशर फोर्स। तो इसलिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमको अगर गेट में कोई क्वेश्चन पूछा गया है कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में या किलोन्यूटन पर मीटर में किस में पूछा गया है, इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना होगा, राइट। जो जनरल टर्मिनोलॉजी है वो तो यही है, अगर प्रेशर कहा जाए देन इट इज इन किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर जो कि अभी अभी हमने यहां पर निकाला है। पर जो एक्टिव अर्थ थ्रस्ट कहा जाए या एक्टिव अर्थ प्रेशर फोर्स कहा जाए दैट इज इन किलोन्यूटन पर मीटर, वो इसका एरिया होगा। जनरल टर्मिनोलॉजी ये है, पर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में इस बात का बहुत बहुत ख्याल रखना होगा, राइट नो, कि यूनिट्स क्या है उससे डिसाइड करोगे कि क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, फोर्स निकालनी है, राइट नो। ये हमने कर लिया। पर आपको अगर याद हो, अब इसके बाद क्या निकालना है, एक्टिव अर्थ थ्रस्ट। ये तो बिगिनर्स के लिए है, ये वाली जो मैंने यहां पर बनाई है ना। हम बिगिनर नहीं है, हमने कुछ और भी सीखा है। हमने क्या सीखा है कि हमको अपना टाइम सेव करना है, और टाइम सेव करने के लिए मैंने आपको बताया था ऐसे मत करना, ये तो बिगिनर्स के लिए है, हम बिगिनर्स नहीं है, हमारा लेवल ऊपर उठ चुका है, हम ऐसे नहीं करेंगे। हमको पता है कि जो वैल्यू एक्चुअल वो तो सिग्मा वी बार निकाल के उसको के से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस गामा डब्ल्यू जेड जो कि वाटर टेबल का इफेक्ट है उसको ऐड कर दो। तो इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, टाइम फालतू थोड़ा ना हमारे पास, बहुत ही स्केर्स रिसोर्स है, उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से करना होगा, राइट। तो इसको करो रिमूव, करो रिमूव, इसको भी रिमूव करो, कर दिया। अब हम थोड़ा ऊपर उठ चुके हैं, अब हम अच्छी वाली अप्रोच यूज करेंगे। वो अच्छी वाली अप्रोच तो फिर पहले मैंने ऐसे क्यों कराया, क्योंकि हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, धीरे धीरे अपना लेवल उठाएंगे हम। तो 2140 कर दिया था, अब ये तो हमने कर लिया ना। अब डायरेक्टली अब हमें क्या करना है, ये वाली गामा जेड यहां पर कितना है, सिग्मा वी बार 129.95, 129.95 को 1/3 से मल्टीप्लाई किया, दिस सिग्मा वी बार को के से मल्टीप्लाई किया 1/3 को, और उसमें डायरेक्टली ऐड कर देना वाटर टेबल का इफेक्ट, दैट इज गामा डब्ल्यू 9.81 इनटू जेड, जेड जो सिर्फ वाटर टेबल के नीचे, दैट इज 7 मीटर, एंड दिस कम्स आउट टू बी 111.99, 111.99, एंड इसमें जो ओवरऑल स्लोप है वो इंक्रीज कर जाएगी, इट विल बी 111.99, 111.99 ऑफ कोर्स इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअल पेपर में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप गेट का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो या कोई भी कंसेप्चुअल पेपर, सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल पेपर जो कि बीटेक के बाद पूछा जाता है दैट इज गेट, उससे ऊपर कोई कंसेप्चुअल पेपर नहीं पूछा जाता। ईएस कह सकते हो मुश्किल, वो मुश्किल इसलिए क्योंकि उसमें बहुत कुछ पूछा जाता है, सिलेबस बहुत वाइड है, पर एप्टीट्यूड या कंसेप्चुअल पेपर गेट से ऊपर कोई नहीं है बीटेक के बाद। 111.99 नो, ये आ गया, ओके दैट्स फाइन।
कर लिया हमने। अब इसकी मुझको कोई जरूरत नहीं है, रिमूव इट। ओके, यहां पर गामा डी, गामा डैश, के ए, इसकी मुझको अभी कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया है, नो नीड ऑफ दिस। नाउ अब क्या कैलकुलेट करना है, एक्टिव अर्थ थ्रस्ट। देखिए अगर तो मेरे पास सिंपल सी एक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होती, चाहे वो सिग्मा वी की एंड चाहे वो इसकी एक्टिव अर्थ प्रेशर की, बात किसकी कर रहे हैं, एक्टिव अर्थ प्रेशर, तो इसकी ही बात कर लेते हैं। अगर इसकी बहुत ही एक सिंपल सी डायग्राम होती है हमारी कि ऐसे वेरी कर रहा है, ऊपर कुछ नहीं है, एक ड्राई सैंड है या कोई मॉइस्ट सैंड है, उसका ऐसे वेरिएशन है, लीनियर वेरिएशन है प्रेशर का, इस साइड वॉल है। अगर ऐसा होता तो उसकी बात करो, अगर ऐसी सिंपल सी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होती तो सिंपली आपको पता है उसका ऐसे नीचे से हम हाफ के ए गामा एच स्क्वायर हमने किया था कैलकुलेट, ये वाला फॉर्मूला लगा के हम कैलकुलेट कर लेते हैं उसका व्हाट इज अर्थ प्रेशर थ्रस्ट, और इसकी जो एप्लीकेशन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्टिव अर्थ प्रेशर, दैट वुड हैव बीन h/3, दिस पर्टिकुलर h/3 के ऊपर। तो h/3 नीचे से होता, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल का सीजी कहां पे होता है, जो लार्जर साइड है, राइट, ये वर्टेक्स, दिस इज साइड, इसके h/3 ऊपर होता है, ये ऊपर से 2h/3, ठीक है। जो ज्यादातर का है ज्यादा दैट इज वो हम बॉटम से ही लेते होते हैं, ठीक है। पेपर में आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, वो होता है h/3 फ्रॉम बॉटम, ठीक है। तो ऐसे ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का कहां पे होगा, h/3 इफ h इज द टोटल हाइट ऑफ दिस वॉल, एंड उसका कितना होगा, हाफ के गामा एच स्क्वायर। बहुत ही सिंपल था, ये सिंपल पूछा जा सकता है पेपर में, ऐसा नहीं कि सिंपल है तो पूछा नहीं जा सकता, पूछा जा सकता है, ठीक है। और वो कितना होगा, वो मैंने आपको बता दिया, हाफ के गामा एच स्क्वायर एंड h/3 फ्रॉम बॉटम। पर हमारा केस कॉम्प्लेक्स है, हमने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन चूज किया है, उसकी अगर हम बात करें उस केस में क्या होगा वो बात कर लेते हैं। हमारे वाले केस में हमको प्रॉपर एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका, क्योंकि मैंने आपको यह भी कहा कि आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अर्थ प्रेशर थ्रस्ट भी निकालना है, तो इसलिए मैं इसको अलग से PA1 लिखूंगा, इसको अलग से PA2 लिखूंगा, और फिर जो एंड में PA है एक्टिव अर्थ थ्रस्ट, दैट आई विल कैलकुलेट, क्योंकि मेरे को यहां पर Z बार पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दैट एक्टिव थ्रस्ट वो भी निकालना है। अगर ये ना कहा जाता फिर मैं डायरेक्टली एक लाइन में निकाल लेता, पर अब PA1 एंड PA2, PA1 जो इस पर्टिकुलर ऊपर वाली 4.67 से लेकर 20.43 वाली, ये वाली जो है इसका अगर निकालना। एक और चीज आपने नोटिस की होगी कि यहां पर जो स्लोप है ये वाली वो मैंने बढ़ा दी है, बढ़ा दी मैंने स्लोप, क्यों, क्योंकि देखिए पहले जब सिग्मा वी बार को के से मल्टीप्लाई कर रहे थे तब तो डेफिनेटली स्लोप कम हो रही थी, ठीक है। पर अब बात ये है कि उसकी वजह से स्लोप कम होगी, पर अब हमने जो वाटर वाला इफेक्ट ऐड किया ना इस साइड, उससे ओवरऑल स्लोप इसकी बढ़ गई, क्यों, क्योंकि जो गामा WH हमने ऐड किया है वो KA से मल्टीप्लाई करके रिड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है ना। वो बाकी जो प्रेशर था हमारा वर्टिकल प्रेशर, उसको तो हम 1/3 जो कि यहां पर K की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करके कम कर दे रहे थे, तो जितना सिग्मा वी था उससे कम इधर रिफ्लेक्ट हो रहा था इसमें प्रेशर में, पर वाटर वो कम नहीं होता, वाटर का पूरा पूरा इफेक्ट आता है, इसलिए क्योंकि पूरा पूरा इफेक्ट आ रहा है तो ओवरऑल स्लोप इंक्रीज हो जाती है यहां पर, राइट। PA1
जो ऊपर वाला है उसके लिए 3 मीटर इज दिस लेंथ, ऊपर वाली 3 मीटर देखिए, हाफ इंटू इसका एरिया लेना है, हाफ इंटू ट्रेपेजॉइडल का एरिया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 4.67 प्लस 20.43 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3. ओके, PA1 it comes out to be half of 4.67 20.43 20.43 into 3 37.65 37.65 किलोन्यूटन पर क्या मीटर, पर मीटर लेंथ ऑफ द वॉल हमको निकालना है. अगर ये लेंथ हमको दी गई होती, ये वाली लेंथ, then we could have calculated what is the active earth thrust in kilonewton, पर हमको पर मीटर में निकालना है. क्वेश्चन में भी कहा गया and this is understood also. PA1 PA2, अब अगर वाटर की अलग से बनाई होती ना हमने तो यहाँ पर ज्यादा टाइम लगता, क्योंकि ये वाला हम कैलकुलेट करते प्लस वाटर वाला ना, पर हमको वो मेथड इस्तेमाल नहीं करना. हमको क्या करना है, टाइम सेव. हम अच्छे वाला टाइम सेव करने वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे, दैट इज सीधा एक में, एंड उसका होगा हाफ ऑफ 20.43 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 20.43 प्लस 20.43 प्लस 111.99 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज 7 मीटर्स. देखिए 7 मीटर है, 7 हाफ ऑफ 20.43 plus 111.99 into 7 463.47 in kilonewton per meter. Okay, PA. अब actual what is the active earth thrust on this wall because of this soil and water etc. कितनी है वो, प्लस 463.47 प्लस 37.65 दोनों को ऐड कर दिया, 501.12 किलोन्यूटन पर मीटर. दिस इज PA, दिस इज PA 501.12. दिस इज एक्टिव अर्थ थ्रस्ट ऑन दिस वॉल. ES में इतना ही पूछा गया था इन कन्वेंशनल, 15 मार्क्स 2000 ESE मेंस. हमको यहां पर नहीं रुकना, हम और आगे बढ़ेंगे. कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है वो हमको चाहिए, तो और आगे बढ़ेंगे. व्हाट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो 37.65 ये कहां पर लग रहा है, नीचे से हम देखते होते हैं जब भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकालते हैं, इन जनरल ट्रेंड जो हम फॉलो करते हैं वो हम देखते हैं कि नीचे से कितना है, Z बार नीचे से कितना लग रहा है, Z1 बार अगर मैं कहूं तो इस ट्रेपेजॉइडल का जो भी इधर से होगा, राइट, इधर से जो भी होगा, विद दिस आई कैन प्रॉब्ली शो, इधर से जितना भी होगा, नॉट विद दिस ओनली, इधर से जितना भी होगा फ्रॉम हियर, वो मैं फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करूंगा और उसमें मैं ये 7 मीटर को ऐड कर दूंगा. इधर से कैलकुलेट करना है, इधर से, राइट, जो इनका इधर है इंटरफेस है उधर से, तो 7 को तो डायरेक्टली ऐड कर लूंगा, 7 प्लस, और इसका मैं फॉर्मूला लगाऊंगा. कौन सा फॉर्मूला, ट्रेपेजॉइडल का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला पहले मैं आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर लूंगा, ओनली देन आई शुड कैलकुलेट. वो फॉर्मूला क्या होता है, ये ऊपर वाली साइड है A, ये नीचे वाली साइड है B, इनके बीच डिस्टेंस इज H, तो Z बार जिस भी साइड से हम निकाल रहे हैं, जैसे हमारे वाले केस में नीचे से निकाल रहे हैं, तो ट्वाइस ऑफ ऑपोजिट साइड 2A प्लस ये जो नियर साइड है B डिवाइडेड बाय A प्लस B, दोनों का एडिशन इनटू H/3, ये फॉर्मूला होता है. अगर इधर से करते तो 2B प्लस A बाय A प्लस B इंटू H/3 आ जाता, पर हम कहां से कर रहे हैं, नीचे से. ये मैटर नहीं करता
कि बड़ी कौन सी साइड है, छोटी कौन सी साइड है, नो। निकाल किस कहां से रहे, इधर से निकाल रहे हैं, तो क्योंकि इधर से निकाल रहे हैं तो जो इसके ऑपोजिट साइड है उसका ट्वाइस 2a प्लस बी डिवाइड बाई a प्लस बी इंटू जो डिस्टेंस है h बाई 3। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का अब हम इस्तेमाल करेंगे एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्टिव अर्थ प्रेशर Z1 बार। 7 तो डायरेक्टली ऐड कर दिया ये वाला, प्लस अब 2a ट्वाइस ऑफ ये वाली साइड, इसके ऑपोजिट ट्वाइस ऑफ 4.67 प्लस 20.43 डिवाइडेड बाय इन दोनों का एडिशन 4.67 प्लस 20.43 इंटू h by 3, h is 3 by 3 which is equal to 1. So Z1 bar will come out to be 7 को ऐड करते हैं हम, पर पहले ये 2 into 4.67 plus 20.43 divided by 4.67 plus 20.43. Yes, this plus 7 8.19 मीटर, 8.186 है, इसको राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल तक क्या लिखूंगा मैं, 8.19 मीटर, 8.19 मीटर। Z1 बार आ गया, Z2 बार नीचे से सिर्फ इसका ये वाली 20.43 से लेके 111.99 वाली, ये वाली नीचे से देखना है। तो अब 7 तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहां से, तो ट्वाइस ऑफ 20.43 प्लस 111.99 डिवाइडेड बाय 20.43 प्लस 111.99 इंटू h by 3, h is 7 here, इसमें h कितना है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू साइड्स इज 7, h by 3 7 by 3। Z2 बार की वैल्यू, व्हाट इज Z2 बार, ट्वाइस ऑफ 20.43 प्लस 111.99 डिवाइड बाय 20.43 plus 111.99 into 7 by 3. This comes out to be 2.69 meter. 2.69 meters. Now हमारे पास अब Z1 बार आ गया, Z2 बार आ गया, डेफिनेटली वेटेड एवरेज लेनी है अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्टिव अर्थ थ्रस्ट निकालना है तो। इसको मैं रब कर दूं, कोई जरूरत नहीं है इसकी, अच्छे से पूरा इस्तेमाल कर लिया, अब क्या जरूरत है, रिमूव इट। यहां पर मैं अपनी बाकी की कैलकुलेशन करूंगा एंड दैट कैलकुलेशन विल बी Z bar will be equal to, I need some more space, so इसको इधर शिफ्ट कर दिया मार्जिन को, and hence my Z bar will come out to be equal to weighted average which is 37.65 into 8.19 plus 463.47 into 2.69 divided by 37.65 plus 463.47, मतलब टोटल एक्टिव अर्थ थ्रस्ट वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, 501.12 Z bar is equal to 37.65 into 8.19 plus 463.47 into 2.69 divided by 501, okay, 0.12, 3.1 meter, 3.1 meter, and this is your final answer, Z bar। सब कुछ हमने देख लिया है। What will be the actual earth pressure या overall pressure on this retaining wall because of the soil, इसमें अर्थ प्रेशर भी आ गया और उस अर्थ में, उस सॉइल में जो पानी है उसका प्रेशर भी इसमें शो हो रहा है, एक ही प्रेशर डायग्राम में दोनों चीजें शो हो रही है। कितना लग रहा है
वो भी शो हो रहा है 501.12। कहां पर लग रहा है वो भी हमने निकाल लिया 3.1 मीटर, मतलब यहां से नीचे से 3.1 मीटर, यहां कहीं यहां 3.1 मीटर फ्रॉम हियर दिस 501.12 किलोन्यूटन पर मीटर का प्रेशर लग रहा है। अब किया हमने एक क्वेश्चन है, पर इसके बहाने आपको काफी कुछ समझ आ गया, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर लिया हमने, राइट। इसके बहाने आपको ट्रेपेजोइडल का सिर्फ सॉइल में जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और भी जरूरत पड़ी, ट्रेपेजोइडल का कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता चल गया। अलग अलग चीजें हों उनका फिर वेटेड एवरेज लेके कैसे अल्टीमेटली अपना आंसर निकालते हैं वो भी पता चल गया। किया हमने एक क्वेश्चन है, पर ये सिर्फ सॉइल तक सीमित नहीं है, बहुत वाइड एरिया हमने कवर कर लिया अपनी इंजीनियरिंग का। वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, ट्रेपेजोइडल का कैसे लेते हैं, अपने टाइम को सेव कैसे करते हैं, सब कुछ सीख लिया एक क्वेश्चन से, जस्ट वन क्वेश्चन, राइट। नो अब इसके आगे हम अपनी थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे, और वो थ्योरी आज करने के नहीं, दैट आई विल डिसाइड कि टाइम हमको कितना हो गया डिस्कस करते हुए। सो टाइम में देख पा रहा हूं कि अभी पड़ा है, राइट। टाइम हमको अभी वी हैव मोर टाइम विद अस, तो आई विल हैव अ सिप ऑफ वाटर एंड उसके बाद हम आगे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स कंटिन्यू, इसको अब हम रब कर देंगे, इसका काम हो गया। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर। इसके बाद हमको क्या करना चाहिए, अभी हम पैसिव अर्थ प्रेशर या इसमें कोई भी सवाल आ जाए उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर नहीं जाएंगे, क्यों, उससे पहले कुछ केसेस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, वो अगर पेपर में आ गए तो वो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से। लेट्स सी, हमने अभी हम रेनकाइंस थ्योरी के अंदर ही अगर जाएं तो उसमें एक बात हमने डिस्कस करी थी कि ग्राउंड सरफेस, रेनकाइन ने अपनी थ्योरी में ये असम्पशन लिया कि ग्राउंड सरफेस प्लेनर होनी चाहिए, उससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि हॉरिजॉन्टल हो या इंक्लाइंड हो, राइट, पर होनी वो प्लेनर चाहिए। पर अभी तक हमने जो डिस्कशन की है, वी हैव लिमिटेड आवर डिस्कशन ओनली टू हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सरफेस। पर क्या हो अगर वो ग्राउंड सरफेस एक इंक्लाइंड सरफेस हो, तब क्या होगा, लेट्स सी दैट। लेट्स सी दैट, ये हमारी एक रिटेनिंग वॉल है, बीटा एंगल पे फ्रॉम हियर बीटा एंगल एक ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस इस केस में हॉरिजॉन्टल ना होकर बीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, राइट। तो इस केस में कैसी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होगी, ऑफ कोर्स थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स केस है तो इसमें हम अपने सिंपल तक ही इसको सीमित रखेंगे, राइट। इसमें हम ज्यादा आगे तक नहीं जाएंगे, वाटर टेबल आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सरचार्ज ऊपर आ जाए जैसे इस केस में था, नहीं, ऑफ कोर्स वह मॉडिफाई किया जा सकता है उन केसेस पर भी, पर हम हमारी डिस्कशन को बहुत ही सिंपल लेवल तक ही सीमित रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसमें हमारी जो डिस्कशन है ये इतने तक ही सीमित रहेगी, बीटा एंगल पे करती है। तो एक जो ड्राई सॉइल है उसके लिए कैसी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेगी विदाउट एनी सरचार्ज, और उसका क्या के एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो डायग्राम होती है ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर होती वो ट्रायंगुलर ही है जैसे बाकियों में होती है, अगर ड्राई हो तो ऊपर सरचार्ज ना हो, अगर सरचार्ज हो जाए फिर डेफिनेटली ट्रेपेजोइडल होती है, पर हम सिंपल केस कर रहे हैं, सिंपल इस पे इट विल बी ट्रायंगुलर ओनली जैसे नॉर्मली होती है, पर एंड में यहां पर जो प्रेशर लग रहा है वो एक इंक्लाइंड डायरेक्शन में लगता है, ऐसे इस पे प्रेशर लगता है जैसे उसमें हम एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर को दिखा देते थे, इसमें वैसे नहीं दिखाएंगे, इसमें वी विल शो इट इन इंक्लाइंड डायरेक्शन। वो इंक्लिनेशन कितनी होगी, बीटा एंगल की, बीटा एंगल की इंक्लिनेशन के ऊपर
प्रेशर लगेगा, ठीक है। और ये जो स्ट्रेस एलिमेंट इसमें बनेगा, इसमें एक रेगुलर स्ट्रेस एलिमेंट हम नहीं बनाते होते, इसमें जो हमारा स्ट्रेस एलिमेंट बनेगा दैट विल आल्सो बी इंक्लाइंड एट एन एंगल बीटा, ऐसा कुछ बनेगा। ऊपर जैसे कि आपको पता है सिग्मा वी ऊपर से लग रही है और साइड से सिग्मा एच, ठीक है, दिस सिग्मा एच एट एन एंगल बीटा, दिस इज इंक्लाइंड। इसका जो मोहर सर्कल बनता है, मोहर फील्ड एनवेलप के ऊपर ये वाली वैल्यू जो सिग्मा वी और सिग्मा एच वाली है, सिग्मा एच क्या है, द एक्टिव अर्थ प्रेशर विच इज एक्टिंग ऑन दिस वॉल, एक इंक्लाइन डायरेक्शन बीटा में जो लग रहा है, ठीक है, दिस इज ये। फिर मैंने अभी दिस वाज नॉट द करेक्ट ओरिएंटेशन, ऑफ कोर्स दिस इज एक्टिंग एट एन एंगल बीटा, दिस सिग्मा एच ऐसे लग रहा है एट एन एंगल बीटा, सिग्मा एच एक्टिंग एट एन एंगल बीटा। तो यहां पर अगर हम मोहर सर्कल में देखें तो ये कुछ ऐसा बनता है, जैसे दिस इज मोहर सर्कल, यहां पर सिग्मा वी और सिग्मा एच जो हमने यहां पर स्ट्रेस एलिमेंट में दिखाए हैं, दोज आर नॉट दीज वैल्यूज। सिग्मा एच यहां पर क्या था, दिस वाज द वैल्यू ऑफ एक्टिव अर्थ थ्रस्ट, नॉट थ्रस्ट, एक्टिव अर्थ प्रेशर रादर, जो मैंने हमने ऐसे दिखाई है, राइट, ऐसे जो हमने ये बनाई है ना, वैसे है ये एट एन एंगल बीटा, एट एन एंगल बीटा लग रही है, ठीक है। अब ये सिग्मा वी और सिग्मा एच इस मोहर सर्कल में कहां पे है, इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल बीटा, जो यहाँ पे मोहर सर्कल बनेगा हमारा इस पर्टिकुलर सॉइल के लिए एट एन एंगल बीटा। अगर मैं बनाऊं दिस एट एन एंगल बीटा, तो इस एंगल बीटा के ऊपर ये वाली जो वैल्यूज है, these are sigma v and sigma h, of course जो बड़े वाली वैल्यू है that is sigma v एंड जो छोटे वाली वैल्यू है that is sigma h, ठीक है। ये हो गया अगर इंक्लाइंड हो तो। अब नीचे वाली जो ये वाला होता है प्रेशर, यहां पर अगर इसकी h हाइट है तो कितना होता है, के ए इंटू गामा इंटू एच, इतना तो हम फैमिलियर है ही अब, ठीक है। कितना होता है नीचे, के इंटू गामा इंटू एच, यहां पर भी उतना होगा, के ए इंटू गामा इंटू एच। अगर h की जगह z हाइट अगर नीचे अगर मैं देखूं तो दैट विल बी के ए इंटू गामा इंटू दैट, राइट, वो हो जाएगा ऐसे। अब इसमें ये हमने समझ लिया इतना। इसके बाद इस के ए की वैल्यू वो हम अभी समझते हैं कि वो कितनी होती है, के ए, इसमें के ए सिंपली 1 माइनस साइन फाइव बाय 1 प्लस साइन फाइव वो नहीं होता, इसमें के ए इस बीटा पर भी डिपेंड करता है। और वो कैसे डिपेंड करता है वो मैं अभी फॉर्मूला लिखने वाला हूं, और ये फॉर्मूला आपने याद करना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। याद करना मुश्किल नहीं है, रिलेट करोगे चीजों को एक दूसरे से बड़ी ही आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। क्या है, के ए इज इक्वल टू कॉस बीटा, ठीक है। बीटा क्या है, दिस एंगल एट विच दिस ग्राउंड सरफेस इज इंक्लाइंड विद द हॉरिजॉन्टल, कॉस बीटा इनटू, यहां पर अभी इसको मैं कर रहा हूं रब क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला जो कि बड़ा है आपको याद करना है, कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। फाइव क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, इट इज फाइव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय कॉस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव। ये हमको याद हो जाएगा, क्यों, बाहर क्या है कॉस बीटा, ब्रैकेट में क्या है कॉस बीटा माइनस अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव डिवाइड बाय कॉस बीटा प्लस, जो ऊपर है वही नीचे है, ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, नीचे भी वही है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव अंडर रूट में कॉस बीटा ऊपर माइनस नीचे प्लस, बाहर कॉस बीटा।
तो कैसे इसको याद रखना है, पहले कॉस बीटा लिख लो, फिर ब्रैकेट, कॉस बीटा कॉस बीटा कॉस बीटा लिख लिया, ऊपर माइनस मेरे जो मेरी जितनी प्रैक्टिस है, मेरा जितना है रिवीजन, मुझे तो अभी डेफिनेटली डायरेक्टली याद है। आपको कैसे याद रखना है शुरुआत के लिए, जब आपकी अच्छी रिवीजन होगी आपको भी याद हो जाएगा। शुरुआत के लिए कैसे याद रखना है आपको ट्रिक बता रहा हूं। बार कॉस बीटा माइनस प्लस अंडर रूट कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर फाइव अंडर रूट में, ऐसे इसको आप याद रख लीजिएगा। ये है के ए का फॉर्मूला अगर ग्राउंड सरफेस इंक्लाइंड हो एट एन एंगल बीटा, राइट। नाउ ये हमने डिस्कस कर लिया, एक और चीज अब हम डिस्कस करेंगे एंड दैट विल बी, वो क्या होगी कि अगर हमारी जो वॉल है, जो अभी तक हमने केसेस डिस्कस करे हैं ना, उनमें हमारी वॉल वॉज वर्टिकल, ठीक है, पर अगर वॉल वर्टिकल ना हो, ये भी रेनकाइन थ्योरी से हम आगे चले गए हैं, ठीक है, क्योंकि रेनकाइन थ्योरी में वर्टिकल मानी गई थी, पर अगर वर्टिकल ना हो तो फिर कैसे हम प्रोसीड कर सकते हैं, अगर वर्टिकल ना हो के कुछ इस तरीके की हो, राइट, दिस इज आवर वॉल, पहले अभी तक वर्टिकल थी, अब वर्टिकल ना होके इट इज इंक्लाइंड, ठीक है, एक डायरेक्शन में इंक्लाइंड है। अब क्या करना है, फर्स्ट केस जो कि सिंपल केस है, दैट इज कि ग्राउंड सरफेस हॉरिजॉन्टल, इस केस में हमको जो ये वाला नीचे वाला पॉइंट है, इससे क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। इस वर्टिकल लाइन के ऊपर जैसे कि हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं PA1 एट डिस्टेंस h/3 होगा, वो आपको पता है PA1 इट विल बी इक्वल टू हाफ के ए गामा एच स्क्वायर, आपको पता ही है हाफ के ए गामा एच स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला आपने निकाल देना है। इसकी प्रॉपर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेगी एंड PA1 आप उससे कैलकुलेट कर लोगे, इट विल बी हाफ के गामा एच स्क्वायर। इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा h/3 के ऊपर। अब जो यहाँ पे सॉइल है, इसका वेट आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, वो वेट आप कैलकुलेट कर लो, वेट ऑफ दिस सॉइल, ठीक है। अब आपके पास दो फोर्सेस हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, इस एक्स डायरेक्शन में PA1, दूसरी है वाई डायरेक्शन में W, इन दोनों की आपको वेक्टर एडिशन करनी है एंड फाइनली यू हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ PA एक्टिव अर्थ प्रेशर, और दैट विल बी, एंड वो PA का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी PA1 स्क्वायर प्लस W स्क्वायर, इसका अंडर रूट, सिंपल वेक्टर एडिशन है, ठीक है। अगर ये किसी अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है तो उस अल्फा की वैल्यू होगी tan इनवर्स ऑफ W/PA, सिंपल वेक्टर एडिशन है, सिंपल वेक्टर एडिशन, उससे अल्फा की वैल्यू भी, ठीक है, क्योंकि ये tan अल्फा क्या होगा W/PA1, तो इसलिए अल्फा विल बी tan इनवर्स ऑफ W/PA1, ठीक है। अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड होगा ये PA, द एक्चुअल एक्टिव अर्थ प्रेशर, ठीक है, एक्चुअल एक्टिव अर्थ प्रेशर फोर्स दैट विल बी इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा की ये वैल्यू होगी, और आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे, और ये PA का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वही होगा जो PA1 का होता है, मतलब h/3 फ्रॉम बॉटम, ठीक है। अभी जो ये कॉम्प्लेक्स केसेस है, इसमें हम सिर्फ सिंपल केसेस डिस्कस करेंगे। सिंपल कौन सा, एक ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हमारी बन रही है ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। नाउ ये हमने कर लिया, अब एक और केसेस में हम डिस्कस करेंगे, दैट विल बी कि जो यहां पर वॉल थी, ये तो जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज इंक्लाइंड, पर इसके साथ साथ ग्राउंड सरफेस इज आल्सो इंक्लाइंड एट एन एंगल बीटा, ये तो इंक्लाइंड है और ये भी इंक्लाइंड है, ये सबसे कॉम्प्लेक्स केस बनता है एट एन एंगल बीटा, पर इसको करने का तरीका वही है जो भी अभी हमने डिस्कस किया था, कि इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन बना लो। अब वर्टिकल लाइन बना के एट ए डिस्टेंस ऑफ h/3 जब आप देखोगे तो आपको पता है कि ऐसे एक PA1, ठीक है, एट एन एंगल जो हमने अभी निकाला था ना, हाफ के गामा एच स्क्वायर से निकालेंगे
के होगा उसका cos बीटा इंटू cos बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय cos बीटा प्लस अंडर रूट में cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर फाई उसके ए से। मतलब आप एक ऐसी वर्टिकल, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, एक वर्टिकल वॉल है, उसके ऊपर ग्राउंड सरफेस एट एन एंगल बीटा इंक्लाइंड है, तो कैसे निकालोगे? h/3 नीचे से इधर PA1 इंक्लाइंड होगा एट एन एंगल बीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ऐसे निकालोगे, ऐसे निकाल लो। इसका ये वाले का दिस लेट्स से ABC जो ट्रायंगल बन रहा है इसका वेट निकाल लो। इसका वेट निकाल लिया, लेट्स से इट इज W। अब इस PA1 और W का वेक्टर एडिशन करना है आपको, ठीक है। वो ऑफ कोर्स आपको पता है PA1 स्क्वायर प्लस W स्क्वायर का अंडर रूट वो नहीं होगा, वो तभी होता है व्हेन बोथ द फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसमें नहीं है। तो इसमें वेक्टर एडिशन जो होता है प्रॉपर उसे करना पड़ेगा। अगर टू फोर्सेस F1 एंड F2 है एट एन एंगल लेट्स से उनका आपस में एंगल अल्फा है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से इट इज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos अल्फा, उसका अंडर रूट वो होता है, ठीक है। पर इतना कॉम्प्लेक्स केस आएगा नहीं, ठीक है। अगर आ भी गया तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप पढ़ते हो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और उससे हम कैसे निकाल सकते हैं कि कहाँ पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, ये होगा वो होगा, ठीक है। तो उससे आप निकाल लोगे व्हाट विल द एक्चुअल एप्लीकेशन एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ PA। हालांकि इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आपको टेक्निक पता होनी चाहिए, ठीक है। बीटा एंगल पे इंक्लाइंड है PA1 और इन दोनों का वेक्टर एडिशन करोगे PA मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और कितने एंगल पे इंक्लाइंड है वो जो वेक्टर के रूल्स हैं उसके हिसाब से आप देखोगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अगर वैसे नहीं करना तो एक थोड़ा सा आसान तरीका ये भी आप कह सकते हो कि इसके आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स PA1 के बना लो। उसके बाद अगर जब आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बना लिए तो जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है दैट यू कैन ऐड इन W, तो वर्टिकल आ गया आपके पास, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, उसके बाद तो आप कर ही सकते हो जैसे हमने पिछले वाला केस किया था, ठीक है। देन तो इट्स एक्स एंड वाई डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा, वो आप कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं अगर हमारे पास अलग अलग कॉम्प्लेक्स केसेस आए। ये सबसे कॉम्प्लेक्स केस है, ये आपके पेपर में पूछा जाए, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाए, ये पॉसिबल मुझको नहीं लगता हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये कंसेप्ट आपसे पूछा जा सकता है और कंसेप्ट मैंने आपको अभी समझा दिया, ठीक है। तो अब आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम इस एक्टिव अर्थ प्रेशर की डिस्कशन को ही आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाएंगे थोड़े और अलग अलग केसेस करेंगे, ठीक है। और उन केसेस के ऊपर फिर न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। जो थ्योरेटिकल केसेस डिस्कस करने थे वो तो ये 3 केसेस डिस्कस करने थे, इंक्लाइंड वॉल के 2 केसेस और उससे पहले इंक्लाइंड ग्राउंड सरफेस का 1 केस। ये 3 केसेस थ्योरेटिकल से केस थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। इस बात का ध्यान रखना कि जो के का मैंने आपको फॉर्मूला याद करने को लिखा है बिट एंगल पे इंक्लाइंड जब वो फॉर्मूला बड़ा जरूर है पर पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। पेपर में पूछा जा सकता है चाहे वो कोई भी पेपर हो, ठीक है। तो यहीं पर आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम अपनी डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।